हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब हम दो ध्रुवीयता की बात करते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत जो होता है वो शीत युद्ध के अंत से जुड़ा हुआ है। जहां पर शीत युद्ध का अंत होता है वहां पर ही दो ध्रुवीयता विश्व का अंत हो जाता है। इसके लिए हमें शीत युद्ध को भी समझना पड़ेगा। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध 1945 से प्रारंभ हुआ और 1991 तक चला। 1991 में ही जो है शीत युद्ध का अंत हुआ था। इसी शीत युद्ध के अंत को ही हम दो ध्रुवीय विश्व के अंत के रूप में जानते हैं। दो ध्रुव, इस वक्त दुनिया दो ध्रुव में विभाजित थी। एक ध्रुव का नाम था यूएसएसआर और दूसरे का नाम था यूएसए। यूएसएसआर जो था ये साम्यवाद का प्रवर्तक था और यूएसए जो था ये पूंजीवाद का प्रवर्तक था। ये साम्यवाद का प्रवर्तक था। यहां पर दुनिया दो भागों में डिवाइड थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। तो शीत युद्ध की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पर वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई थी। हम कह सकते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के मध्य 1994 से लेकर 1991 के बीच की जो परिस्थितियां थी उसको हमने शीत युद्ध का नाम दिया है। शीत युद्ध जो है दो विचारधाराओं, साम्यवाद और पूंजीवाद का युद्ध था। शीत युद्ध की डेफिनेशन हमें इतना ही पढ़ना है। शीत युद्ध के बारे में हमें चैप्टर का जो नाम है हमारा उसका नाम है दो ध्रुव विश्व का अंत। तो हमें एक ब्रीफ में पता चल गया कि दो ध्रुव विश्व का अंत जो है वो 1991 में हो चुका था जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो यूएसएसआर के विघटन के कुछ कारण रहे होंगे। यूएसएसआर के विघटन के जो कारण रहे होंगे वो किस प्रकार से थे, यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा सा और इतिहास जानना पड़ेगा, जिसमें हम बात करेंगे 1917 की रूस की क्रांति। रूस की क्रांति 1917 में वॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ लेनिन के नेतृत्व में, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, जहां पर वॉल्शेविक की सरकार बनी और लेनिन ने जो है 1917 से लेकर 1944 तक शासन किया। 1924 तक शासन किया। लेनिन के ही नेतृत्व में जो है, लेनिन के नेतृत्व में यूएसएसआर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर का गठन हुआ और सभी सत्ता के सभी जो है पायदानों पर वॉल्शेविक ने कब्जा कर लिया। 1945 में आपको पता होगा प्रथम विश्व जो है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी हुआ था। वहां से शीत युद्ध शुरू हुआ। यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो यूएसएसआर की भी प्रारंभ वहीं से हो गया है। यूएसएसआर में बहुत सारे देशों का समूह था जिसमें बहुत से कंट्री सम्मिलित थे यूएसएसआर में। चलिए अब यूएसएसआर की हम बात कर रहे हैं। यूएसएसआर में 1945 में आपने देखा कि शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध के बाद 1924 आया। 1924 के बाद यहाँ पर यूएसएसआर में सरकार बनी और जो कि स्टालिन की सरकार थी। स्टालिन यहाँ के जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। स्टालिन यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि 1924 से लेकर 1953 तक यहाँ पर रहते हैं। 1945 से 1924 से 1953 के बीच में यूएसएसआर बहुत ही विकसित अर्थव्यवस्था थी। आप कह सकते हैं कि अमेरिका के बाद नंबर 2 पर अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर उद्योग धंधे संसाधन पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे। स्टालिन ने यहाँ पर जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और इस वक्त यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था चरम सीमा पर थी। गरीबी नहीं थी,
गरीबी नहीं थी। सभी शहर संचार के साधन संसाधनों से जो है जुड़े, यातायात के साधनों से जुड़े हुए थे। सभी शहर जुड़े हुए थे। सुई से लेकर हवाई जहाज तक सभी कुछ वहाँ उत्पादन होता था। उद्योग धंधे फल फूल रहे थे। लोग का जीवन काफी खुशहाल था। स्टालिन ने अपना जो ध्यान था वो औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ भी लगाया, जिससे उन्होंने हथियारों की अंधी दौड़ को पैदा किया। यहाँ पर हथियारों के ऊपर भी इनका निवेश बढ़ता गया। हथियारों के मामले में इसने अमेरिका को भी कई बार पीछे छोड़ा। ये 1924 की बात है। 1953 में जो है स्टालिन की सरकार, यहाँ पर स्टालिन की सरकार खत्म हो जाती है। और स्टालिन की सरकार खत्म होने के बाद दूसरे राष्ट्रपति ब्रेजनेव बनते हैं, जो कि 1964 तक रहते हैं। ब्रेजनेव जो राष्ट्रपति बने, इन्होंने भी जो है इसी औद्योगिकरण नीति को और अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में अपना योगदान दिया। ब्रेजनेव के बाद यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बनते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जो कि 1985 में जो है यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस वक्त तक 1964 तक हम देखें कि यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी वो थोड़ा डगमगा जाती है। यूएसएसआर जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसका कारण ये था कि यूएसएसआर जो है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और अन्य कंट्रीज के बीच में भी अपना सहयोग दे रहा था। वहाँ पर उसको आर्थिक रूप से जो देश थे, उसके साथ देने वाले देश थे, उसमें भी उसका काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग रहा था, जिससे उसको आर्थिक रूप से दबाव पड़ रहा था और जनता के अंदर भी उग्र भावना पैदा हो चुकी थी। ठीक है, जब 85 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं तो वहाँ पर यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनने के बाद वो कुछ सुधार करने का प्रयास करते हैं, जिसमें उनकी पेरेस्ट्रोइका, उस्क्रोनी और ग्लास्नोस्ट 3 प्रकार की रणनीति अपनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं खुलापन, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इस 3 प्रकार की राजनीति यहाँ से प्रारंभ करती है। मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधार थे, उन्होंने आर्थिक रूप से सुधार करने का प्रयास किया और साम्यवादी व्यवस्था के माध्यम से चीज़ों को समझाने का, सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने इस काम में असफल रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे हम कहते हैं शॉक थेरेपी। मिखाइल गोर्बाचेव ने शॉक थेरेपी के माध्यम से भी जो है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया, जनता का भरोसा जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। 1985 में उन्होंने जो है शॉक थेरेपी, जिसे हम आघात पहुंचाकर उपचार करने की रणनीति के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं ने साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चलने का एक प्रयास माना जाता है, का प्रयोग किया, लेकिन वो असफल रहा। इससे क्या हुआ कि यूएसएसआर के जो सबसे बड़े बैंक थे, 1500 बैंक जो है वो जो है बैंक डूब गए, जिसमें सबसे बड़ा बैंक उसका था, दूसरा सबसे बड़ा बैंक था ईकॉम, वो डूब गया और उससे जो है कई जुड़े हुए जो है कई शेयरधारक कंपनियां डूब गई और कई शेयरधारक कंपनियों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ा, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर हो रहा था, इसी समय हो रहा था।